कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में ही तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अब की बार दक्षिण भारत के इस राज्य पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। वजह है बीजेपी के करीब 40 साल के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, जो पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेताओं में शुमार है। प्रधानमंत्री ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जो बिना तमिलनाडु के पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि दक्षिण के जिन राज्यों में पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उनमें से एक तमिलनाडु भी है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और के अन्नामलाई की जोड़ी से बीजेपी को द्रविड़ राजनीति के इस किले में कमल खिलने की उम्मीद है। में इंडिया का नेसेसिटी था, मोदी जी का नेसेसिटी था। 2024 में वर्ल्ड का नेसेसिटी है, मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री, ही शुड बिकम थर्ड टाइम। अन्नामलाई बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। Anybody who touches Modi, I am not going to stand. हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के बारे में पूछा गया तो डीएमके नेता ने अहंकार में कहा, कौन है वो अन्नामलाई? नाम कुप्पू स्वामी अन्नामलाई, पद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, उम्र करीब 40 साल, पृष्ठभूमि आईपीएस अधिकारी, उम्मीदवार कोयंबटूर लोकसभा सीट। पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा, लेकिन हार गए। बावजूद इसके हार नहीं मानी और अब लोकसभा चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की ठानी है। तमिलनाडु की जिस कोयंबटूर लोकसभा सीट से के अन्नामलाई बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां अटल आडवाणी के बहुमत से दूर वाले दौर में बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत वाले युग में भी लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर ही रह सकी। लेकिन अब की बार कोयंबटूर की हवा कुछ बदली सी है। अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु के साथ साथ अपनी सीट जीतने में भी शिद्दत से जुटे हैं। अन्नामलाई के प्रति कोयंबटूर ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के नौजवानों में आकर्षण का आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद बन चुके हैं। बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके के दिग्गज नेता दयानिधि मारन के अन्नामलाई के मजाक उड़ाने पर प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया, आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार के बीच टीवी9 भारतवर्ष पर अन्नामलाई के मन की बात भी आपको सुनाएंगे। अभी आप उनके समर्थन में उमड़ती भीड़ की ये तस्वीरें देखिए। चिल्लाती धूप में भी लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं इस बात के इंतजार में कि अन्नामलाई आएंगे। दरअसल जमीन हक हुकूक की लड़ाई में अन्नामलाई ने वो आंधी खड़ी की है तमिलनाडु में, जिसकी तस्वीर सड़कों पर दिख रही है और बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। अब ये संख्या वोट में कितनी तब्दील होगी यह कहना मुश्किल है। कोयंबटूर तमिलनाडु की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके मुकाबले डीएमके से गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके से सिंगाई रामचंद्रन है। बड़ी बात यह है कि तीनों
ओबीसी काउंटर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तीनों ही बेहद पढ़े लिखे हैं। बीजेपी के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो डीएमके के गणपति पी राजकुमार भी मास कम्युनिकेशन में पीएचडी हैं। जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता में किसका क्रेज सबसे ज्यादा है, इसे समझने की हमने कोशिश की। तो जमीन पर क्या दिखा, उसे बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। अन्नामलाई को पुलिस में भी होने का काफी फायदा है। लोग उनकी साफ छवि जो उससे काफी प्रभावित हैं। यही वजह है कि कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि राजनीति, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह काफी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे में अगर साफ छवि सुंदर वाले लोग आएंगे तो राजनीति का स्तर बढ़िया होगा। वो बहुत इधर में वोट मिल गया। अन्नामलाई जी कंफर्म इधर एमपीएम आएगा। तो इनको इसलिए मान रहा है कि नॉट ओनली तमिलनाडु के लिए उन्होंने अपना ये नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान को मध्य नीचे रखते हो अपना पॉलिटिकल में आया हुआ। कोयम्बटूर के लोग अन्नामलाई के बारे में सोचते क्या हैं? आपने सुना, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं, इसे सुनना और समझना भी जरूरी है। 2024 इलेक्शन में for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the people's love and respect is so high. People adore him. Last 10 साल में मोदी जी काम किया, गरीब को, कृषि मित्र को, यूथ को, युवा को, महिला को, पूरा काम नीचे तक it has gone down at the lowest possible level. You can see the change at the village level. You can see the change. अन्नामलाई के अनुसार नरेंद्र मोदी अब देश ही नहीं दुनिया की जरूरत है, जबकि खुद अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी की जरूरत है। वो कैसे, इसे आप अन्नामलाई के अतीत से समझिए। उन्होंने कोयम्बटूर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके बाद 2011 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस बने। 2019 तक पुलिस अधिकारी की नौकरी की और फिर इस्तीफा देकर तमिलनाडु लौट गए। कुछ दिनों तक एनजीओ चलाने के बाद अगस्त 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अरवाकुरिची सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन अन्नामलाई वो चुनाव हार गए। बावजूद उसके बीजेपी ने 2021 में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तमिलनाडु में अब तक के इतिहास में वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और कोयम्बटूर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। सवाल उठता है कि आईपीएस जैसे शानदार करियर की समतल राह को छोड़कर अन्नामलाई ने राजनीति की पथरीली राह को क्यों चुना? इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। I felt when Modi ji is in power, the best possible way to change India is to work DMK का politics पूरा खराब किया। अन्नामलाई विधानसभा का पहला चुनाव हार गए, ऐसे में क्या वो लोकसभा का पहला चुनाव जीत पाएंगे? This was their bastion and this is also their fort. But to grow the party, you got to break that fort and enter. Even if it is two people's fort, even if two Dravidian parties join together, but still we will deliver this seat for Narendra Modi. वैसे जीत के दावे अन्नामलाई के प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके उम्मीदवार भी कर रहे हैं। अम्मा के नाम पे और उनके काम पे एआईडीएमके के कैंडिडेट इसी नाम पे कोयम्बटूर की सड़कों पर गली गली घूम रहे हैं और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके उम्मीदवार भी पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, लेकिन अब तमिलनाडु में सियासी धारा के अनुकूल मुख्यमंत्री स्टालिन के सिपाही बनकर संसद पहुंचने की कोशिश में हैं। Actually, the fight here is between DMK and ADMK. So they don't have that much of party structure here in Tamil Nadu. It is a hype they are creating, that's all. They are very active in social media, that's all. But organizationally, we are very strong. कोयम्बटूर सीट से 1998 और 1999 में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। तब पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पहली बार एआईएडीएमके से गठजोड़ में और दूसरी बार डीएमके से गठबंधन में ये सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। 1998 में बीजेपी को कोयम्बटूर में 56% वोट के साथ जीत मिली, तो दूसरे नंबर पर रही डीएमके को 38% वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था।
1999 में बीजेपी का वोट कम हुआ और उसे 49% वोट के साथ जीत मिली। दूसरे नंबर पर AIADMK को 43% वोट मिले। इस बार गठबंधन का गणित बदला और बीजेपी और डीएमके ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2004 में CPI ने 57% वोट के साथ ये सीट जीती तो बीजेपी 39% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी का AIADMK से गठबंधन था। 2009 में 36% वोट के साथ CPI-M को यहाँ से जीत मिली तो 31% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी को 5% वोट मिले और इस चुनाव में बीजेपी का DMDK से गठबंधन था। 2014 में 37% वोट के साथ AIADMK ने ये सीट जीती थी तो बीजेपी 33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 18% वोट के साथ DMK तीसरे नंबर पर और इस बार बीजेपी का PMK और DMDK से गठजोड़ था। 2019 में CPI-M को 46% वोट के साथ यहाँ जीत हासिल हुई। बीजेपी 31% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही तो बीजेपी और AIADMK ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु गठबंधन के बदलते गणित में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में इस राज्य की राजनीति नई करवट लेगी या बीते 6 दशक से जारी सिलसिला अब की बार भी कायम रहेगा। इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स पूरा खराब किया, पूरा सिविलाइजेशन का डिस्टर्ब किया। Temples they have looted, they have touched the temples, disturbed everything, they have brought corruption as a norm. And dynastic politics पूरा जगह में चल रहा है। चेन्नई में चल रहा है, टॉप लीडरशिप में डायनास्टिक पॉलिटिक्स में, लोकल पंचायत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है डीएमके। पूरा स्टेट में नीचे तक डायनास्टिक पॉलिटिक्स डीएमके has brought it. So this is an important time for Tamil Nadu. Under Modi ji, Tamil Nadu has to change. बीजेपी को अन्नामलाई से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ युग के अवसान और सनातन युग के उदय की उम्मीद है। They spew venom on Brahmins, they spew venom on other people, they spew venom on Sanatana Dharma. Now in the social media age, everything is in the open and people read, reflect, people debate. So Sanatana Dharma and other issues that DMK has racked up in the recent past is going to teach them a fitting lesson in many of the constituencies in 2024 Lok Sabha elections. लेकिन सनातन राजनीति के कट्टर विरोधी डीएमके अन्नामलाई के वजूद को ही नहीं नकार रहे, बल्कि उन पर जुबानी हमले में लक्ष्मण रेखा भी लांग रहे हैं। If they can't take on you ideologically, if they can't answer your question logically, and the only way they do is insult people. This is the core of Dravidian politics. The core of DMK is abusing people. And they abuse women, they abuse anybody. Anybody who comes as a challenger to them, they abuse and insult, thinking that they will leave politics and go out. But sadly, DMK is mistaken. We are very clear that DMK's days are numbered in Tamil Nadu. People just don't want DMK anymore. It has become a party of abusers, where ministers will abuse women, they will abuse our brothers and sisters from the scheduled caste community. And they have come to that level where their arrogance is speaking now. So people of Tamil Nadu will teach a fitting lesson.